हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 19 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम 19 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसने अभी हाल ही में माई बॉडी इज़ माई इस थीम पर अपनी ये रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस देशों के डेटा इसके पास उपलब्ध हैं, इसमें यह बताया गया है कि इन देशों में मतलब कि केवल 55% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपनी बॉडी को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के स्वयं फैसले लेने का अधिकार मिलता है। ऐसी ही रिपोर्ट जारी की है इस संस्था ने, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही एक संस्था है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। अच्छा, न्यूयॉर्क का उपनाम क्या है? तो इसका नाम है द एम्पायर स्टेट। इसके अलावा यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि जारी करता है IMF। यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की यानी कि यूनाइटेड नेशन की, हाल ही में इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी यदि कहीं हैं तो भारत के ही हैं। मतलब कि भारत के ही लोग हैं। लगभग 18 मिलियन से अधिक भारतीय ऐसे हैं जो कि दूसरे देशों में बतौर प्रवासी रह रहे हैं। हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि भारत में प्रतिवर्ष 50 किलोग्राम खाना प्रति व्यक्ति ये वेस्ट किया जाता है, यानी कि थाली में ही छोड़ दिया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित सबसे बड़ा मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा शहर है जो कि कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो ये भी हाल ही में बन गया है दिल्ली। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरी दुनिया में जो महाराष्ट्र है ये कोरोना का हब बना हुआ है। मतलब कि सबसे ज़्यादा केसेस ये तो महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में भी कहाँ? पुणे में। लेकिन अब जो ये दिल्ली है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा केस निकल करके सामने आ रहे हैं। भारत के टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और केरल है, जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस की संख्या है। और चिंता वाली बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब जो ये रिकवरी रेट है, भारत में पहले रिकवरी रेट अच्छा था, लेकिन अब रिकवरी रेट ये घटने लगा है। और जिन 5 राज्यों की मैंने आप लोगों को बात बताई है, भारत में मतलब कि कुल केसेस का 65% मामला ये अकेले इन 5 राज्यों में है। तो ये सोचने वाली बात है। और दिल्ली में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए भी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहाँ के 14 हॉस्पिटल को कोरोना के लिए समर्पित किया गया है। और सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे पास के ही ज़िले में कल शाम को ही एक ही साथ 14 लोगों की जान चली गई। रीज़न सिर्फ यही था कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि यदि देखा जाए तो भारत हेल्थ सेक्टर के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब कि भारत उस लेवल पर नहीं है जहां हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा अवेलेबल करा पाए, जहां इतने मामले में कोरोना के केसेस आ रहे हैं। तो अब यदि हम बात करें दिल्ली की, कल ही मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड सारे फैक्ट बताए थे। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने ही नाम का मतलब कि AK नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। LG है अनिल बैजल। और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला UT, और इन सभी का हेडक्वार्टर स्थित है दिल्ली में ही। अगला क्वेश्चन है, खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो खंजर जो कि एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आयोजित की गई है भारत और किर्गिस्तान के बीच। और कहाँ आयोजित की गई है? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। अच्छा, ये जो सैन्य अभ्यास होते हैं यानी कि एक्सरसाइजेज होते हैं, इनका आयोजन क्यों किया जाता है? तो ये दोनों ही देशों के बीच का एक शक्ति प्रदर्शन होता है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की क्या तैयारी की जा सकती है, इस पर बेस इन एक्सरसाइजेस का आयोजन किया जाता है। तो अब यदि हम बात करें किर्गिस्तान की, तो इसकी राजधानी है बिश्केक, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। कल जो मैंने आप लोगों को अफगानिस्तान के बारे में बताया था, तो ये है अफगानिस्तान की लोकेशन। तालिबान वाला मैटर ये यहीं से रिलेटेड है। और इसी अफगानिस्तान से मतलब कि तालिबान से जो USA है,
इसने अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है अरल सागर, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। अब यहाँ बात की जा रही है एक्सरसाइज की। तो भारत और रशिया के बीच 2 एक्सरसाइज होती हैं, इंद्रा और एविया इंद्रा। भारत और जापान के बीच होती है धर्म गार्डियन और शिन्यू मैत्री। भारत और अमेरिका के बीच होती है वज्र प्रहार, जो कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। इसके अलावा युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए के रोपेक्स जेट्टी परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है ओडिशा में। रोपेक्स सर्विस क्या होती है आप सभी जानते हैं कि जल मार्ग से यातायात की सुविधा प्रोवाइड करवाना शिप के माध्यम से। और यही जो रोपेक्स सर्विस है जो कि हाल ही में ओडिशा के भद्रक जिले में कल्लेनाई और कंदी नाली को जोड़ने का कार्य करेगी। और इस सर्विस के माध्यम से 6 घंटे का समय बच सकेगा। 6 घंटे का मतलब कि रोड से जाने में इन 2 स्थानों पर जो समय लगता था उसके अकॉर्डिंग 6 घंटे कम समय लगेगा इस रोपेक्स सर्विस के माध्यम से। अच्छा सरकार जो है रोपेक्स सर्विस को इतना महत्व क्यों देती है? तो देखिए इसके कई लाभ हैं। पहला तो यही है कि टाइम की बचत होती है। दूसरा यह है कि सड़क में ट्रैफिक कम हो जाता है। और ट्रैफिक कम क्यों होता है? क्योंकि गाड़ियाँ अब नहीं चलेंगी, मतलब कि कम चलेंगी। गाड़ियाँ कम चलेंगी तो प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण क्यों कम होगा? क्योंकि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम हो सकेगा। इस पर्पज़ से इस फैसिलिटी को महत्व दिया जाता है। और ये जो सारा कार्य है ये सागरमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। सागरमाला परियोजना के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ये परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, जो कि बंदरगाहों के यानी कि पोर्ट के आधुनिकीकरण से संबंधित है। और इस योजना के द्वारा 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा के आसपास जितने भी बंदरगाह मौजूद हैं ये इनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देगी। इसी पर्पज से इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना में 12 स्मार्ट शहर और विशेष आर्थिक जोन यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन्हें शामिल किया गया है। तो अभी यदि हम बात करें ओडिशा की तो उसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, नेशनल पार्क है सिमलीपाल भीतरकनिका। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी पर है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये ओडिशा के राउरकेलम बनाया जाना है। भारत का पहला फायर पार्क ये भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भारत का पहला कोविड वॉरियर मेमोरियल ये भी भुवनेश्वर में स्थापित किया जाना है। 2019 में यहाँ की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया था। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यहाँ का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये है सिमलीपाल। अगला क्वेश्चन है, नासा ने 2024 तक अगले 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन के तहत किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता भी हाल ही में नासा के द्वारा किया गया है स्पेस एक्स के साथ। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है। ये समझौता किया क्यों गया है? तो नासा का जो आर्टेमिस मिशन है इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल ही परसों बताया था कि ये नासा का चंद्र मिशन है यानी कि मून मिशन 2024 में भेजा जाना है। ये ऐसा पहला मिशन होगा जिसमें कि किसी महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। साथ ही एडिशनल तौर पर आपने ये भी याद रखना है कि पहली बार इस मिशन के तहत नासा के द्वारा किसी अश्वेत पुरुष मतलब कि ऐसा पुरुष जो कि अंग्रेज ना हो, जो श्वेत ना हो, या तो वह इंडियन हो सकता है, रेड इंडियन हो सकता है, या फिर कोई ब्लैक नागरिक, ब्लैक मतलब कि जो अफ्रीकी लोग हैं ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस मिशन के तहत कौन सा अश्वेत पुरुष जाता है। तो 2024 का ये इसका मून मिशन है। तो इसी मून मिशन के लिए लैंडर को डेवलप करने के लिए नासा ने समझौता किया है स्पेस एक्स के साथ। और इसी आर्टेमिस मिशन के लिए जो नासा है इसके द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम, इसका भी ट्रायल किया गया है। अब यदि हम बात करें स्पेस एक्स की, स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, एलन मस्क इसके मालिक हैं। इससे आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो स्टार लिंक परियोजना जो कि चर्चे में है ये तो आप लोगों को मालूम होगी। इसके अलावा हाल ही में जो स्पेस एक्स है इसके द्वारा भारत का एक रिकॉर्ड तोड़ा गया है। कौन सा रिकॉर्ड है? तो हाल ही में स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट यानी कि 143 सैटेलाइट ये लॉन्च किए। और भारत ने एक ही रॉकेट से 108 सैटेलाइट लॉन्च किए थे 2018 में।
भारत के इस रिकॉर्ड को बीट कर दिया है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। अगला क्वेश्चन है, गुइलेर्मो लासो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति बन गए हैं। इक्वाडोर जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है क्विटो, करेंसी है अमेरिकी डॉलर। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो इक्वेटर है ये साउथ अमेरिका की 3 कंट्री से होकर के गुजरता है। कौन कौन सा है? एक तो यही हो गया इक्वाडोर। इक्वाडोर के बगल में ये जो आप देख रहे हैं ये है कोलंबिया और ये है ब्राज़ील। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इक्वाडोर, वेनेजुएला और ब्राज़ील बता दिया था, हालांकि इसे मैंने पिन भी कर दिया था। तो 3 कंट्री आपने याद रखनी है साउथ अमेरिका से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, जिनसे कि इक्वेटर गुजरती है। और इसी महाद्वीप से रिलेटेड अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो दक्षिण अमेरिका है इसे सांपों का महाद्वीप कहते हैं। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। इधर है पैसिफिक ओशन और इधर है अटलांटिक ओशन। और पनामा इस्थमस जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है। इसके अलावा साउथ अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है ये कहलाता है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। ये कहाँ है? तो ये है साउथ अमेरिका। इसका ये जो आप निचला हिस्सा देख रहे हैं ये कहलाता है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। और इस टेरा डेल फ्यूगो द्वीप का भी जो दक्षिणतम हिस्सा है ये कहलाता है केप ऑफ हॉर्न, यानी कि हॉर्न अंतरीप। इसके अलावा जो एंडीज माउंटेन है पर्वत श्रृंखला जो कि साउथ अमेरिका में ही पाई जाती है, ये हिमालय के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। माउंट एकांकागुआ यही है और माउंट कोटोपेक्सी जो कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी इसी महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आधारित किन पुस्तकों का विमोचन किया है? तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर जी पर बेस 4 किताबें लॉन्च की हैं। जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन। किताबों के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि हाल ही में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती मनाई गई। इसी के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन पर बेस इन किताबों को लॉन्च किया है। अब हम बाबा साहब अंबेडकर जी से रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो जन्म है ये मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में, जिसे अब अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में। ये आगे पीछे हो गया है, इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर इन्होंने ही किया था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी ने। इसके अलावा जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस दौरान कई छोटी और बड़ी समितियां गठित की गई थी, जिसमें कि एक है प्रारूप समिति, जिसे आप ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जानते हैं। इसी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जबकि इसके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। और इनकी जो समाधि स्थली है इसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो ये कहा है आर्टिकल 32 को, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इन्हीं के नाम पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि स्थित है महाराष्ट्र के नागपुर में। नागपुर जिसे संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था ये भीमराव अंबेडकर जी ही थे। बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, मतलब कि क्रिकेट और लाइफ ने मुझे क्या सिखाया है, इस पर बेस एक आत्मकथा है सुरेश रैना की, जो कि अगले महीने मतलब कि मई 2021 में लॉन्च की जाएगी। सुरेश रैना इन्होंने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए 10 क्रिकेट स्कूल खोलने की भी घोषणा की थी। हाल ही में इन्होंने और महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कपिल देव की एक किताब है जिसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। सौरव गांगुली जो कि BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने क्लीन मैक्स नामक एक स्थानीय फर्म के साथ मिलकर भारत में नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी खरीदने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता भी हाल ही में किया गया है फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने भारत की जो कंपनी है क्लीन मैक्स जो कि भारत की
टॉप सोलर पावर कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है रीन्यूएबल एनर्जी को खरीदने के लिए। रीन्यूएबल एनर्जी ये होती क्या है? तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होती है, जैसे कि सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी और ये जो बायोमास एनर्जी है, ये सभी प्रकार है नवीकरणीय ऊर्जा के ही। मतलब कि ये ऐसी ऊर्जा है जो कि कभी भी समाप्त नहीं होती और इसे लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है। तो अभी यदि हम बात करें फेसबुक की, जिसने कि ये समझौता किया है, यह भारत में फेसबुक की पहली नवीकरणीय परियोजना है, जिसके लिए इसने क्लीन मैक्स के साथ समझौता कर लिया है। फेसबुक जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, स्थापना 2004 में हुई थी, हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया यूएसए में। इसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं रॉबर्टो बेनिगनी। ये जो वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जो कि ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत 1932 से की गई थी। जैसे कि आप लोगों ने कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में सुना होगा, वैसे ही ये है वेनिस फिल्म फेस्टिवल, और इसकी शुरुआत वेनिस इटली से की गई थी। इसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन से सम्मानित किया जाएगा डायरेक्टर रॉबर्टो बेनिगनी को। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था स्वीडन। इसमें अपने देश भारत की क्या रैंकिंग है? 49। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, स्वास्थ्य पोषण पर डिजिटल कोर्स जिसका नाम है पोषण ज्ञान, ये किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।